बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग इन पर्सन विद लैला। जे तव्हां खे ख़बर आहे त असीं हर हफ़्ते कंहिं न कंहिं सियासी या कारोबारी शख़्सियत सां मौजूदु हूंदा आहियूं। ऐं अॼु असीं जे शख़्सियत सां मौजूदु आहियूं उहा कारोबारी तबिके सां लाॻापियल आहे। उन्हनि सां खोड़ गुफ़्तगू थींदी प्रॉपर्टी खे वठी करे ऐं रियल स्टेट सेक्टर खे वठी करे, छो त तमामु घणी गुफ़्तगू हले पई जॾहिं खां IMF जो टैक्स वसूली खे वठी करे शर्तूं साम्हूं अची वियूं आहिनि त हिकिड़ी रियल स्टेट सेक्टर में बि वॾी थरथली मची चुकी आहे। जीअं ताजिर वापारी बिरादरी ते टैक्स हणण जी ॻाल्हि कई वञे थी त खोड़ दफ़ा मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते असीं ॾिठो आहे त हुननि पारां वॾी रेज़िस्टेंस साम्हूं ईंदी आहे। त रियल स्टेट खे वठी करे छा हिते बि कुझु अहिड़ियूं ई शयूं हलनि थियूं, अहिड़ो ई रद्द अमल बिल्डर्स पारां अचे पियो, उनखे असां थोरो एक्सप्लोर कंदासीं। पर कंहिंसां एक्सप्लोर कंदासीं तव्हांजो तारुफ़ कराए वठां थी। मूंसां गॾु हिन वक़्तु मौजूदु आहिनि चेयरमैन आबाद ऑल बिल्डर्स एसोसिएशन एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान। मौजूदु आहे हिन वक़्तु सर आसिफ समसम सां, जेके आबाद जा चेयरमैन आहिनि। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि इस वक्त रियल स्टेट सेक्टर जो है वो डाउन लगा पड़ा है, उसकी क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके चैनल का भी कि आज आप लोगों ने आबाद का रुख किया, और जो सबसे बड़ा सेक्टर है इस मुल्क में। और ये एसोसिएशन के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि मेरा और आपका पहला ये प्रोग्राम है इस मौजू पे। तो इसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन है ये, और अहम तरीन एसोसिएशन है, और सिंगल बॉडी है। और ये तमाम जो हमारी तामीरात हैं इसको ये रेगुलेट, हम यूँ कह लेते हैं कि सिंध में अगर हमारा मेंबर नहीं है तो वो कमर्शियल बिल्डिंग बना नहीं सकता है, और अगर वो बना रहा है अदर देन कैंटोनमेंट एरिया तो वो इलीगल होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव है आपकी इस जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ऑनर है कि हम जब बात करते हैं ना मिलियंस ऑफ जॉब का, अल्लाह ताला ने इस एसोसिएशन को ये एजाज़ दिया है कि मिलियंस ऑफ जॉब का अल्लाह ताला ने आबाद को प्रोटेक्टर बनाया है। कि हम बहुत सिंपल सा ये बात करते हैं कि अगर हम किसी ऐसी पॉलिसी पे एहतिजाज ना करें जिसकी वजह से काम बंद होता हो और काम रुकता हो, तो वेरी नेक्स्ट डे चौरंगियों पे आपको मज़दूरों की तादाद जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी, और बेलचे और कुदाल लेके वो बैठे होंगे। ये है फौरी रिएक्ट हमारे शोबे का। और इसी एसोसिएशन का इंट्रोडक्शन मैं एक और कर देता हूँ आपको कि 1000 गज़ का एक प्लॉट जिसकी डायमेंशन होती है नॉर्मली मास्टर प्लान में 75 फीट और 120, इस डायमेंशन के प्लॉट पे अगर अकॉर्डिंग टू बायलॉज जो सिंध बिल्डिंग के कमर्शियल के बायलॉज हैं उस पर एक मैं बिल्डिंग बनाता हूँ, तो 800 मिलियन का लोकल इंडस्ट्री से मैं प्रोडक्ट खरीदता हूँ जो टैक्स पेड होती है। आप सोचें कि 1000 गज़ के प्लॉट पे मेरा कंट्रीब्यूशन इतना है, तो पूरे पाकिस्तान में जब ये सेक्टर चलता है तो हमारा कंट्रीब्यूशन का लेवल क्या है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। और जैसे आपने कहा कि इस वक्त रियल स्टेट सेक्टर बड़ा डाउन लगा पड़ा है, ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन तो बड़ा इसका अच्छा दे दिया ताकि हमारे नाजरीन भी समझ सकें इसको बेहतर तरीके से। लेकिन और तीन फैक्टर हैं इसके डाउन होने के। एक तो माइंडसेट है। जी, माइंडसेट जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं उस माइंडसेट की जिसने 20 साल पहले IT को नहीं चलने दिया, ठीक है, आज वो सेक्टर को धकेल रहा है, डाउन कर रहा है। फिर ये माइंडसेट जिसका हम 2 साल से मुकाबला करते आ रहे हैं, बहुत टफ टाइम हमें मिला है मगर हम फाइट कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि IT सेक्टर को भी ज़्यादा पुश नहीं किया जा रहा है, इनकरेज नहीं किया जा रहा है? नहीं, हमारा कहना ये था 20 साल पहले कि आप IT सेक्टर में लोगों को तरगीब दें, ड्यूटी में एग्जेम्पशन दें ताकि लोग आएँ ज़्यादा। आप उसमें सब्सिडाइज कर दें लोगों को, बच्चों को बोलें ये जो आज आप लैपटॉप बांटते फिर रहे हैं ना, आप उस वक्त कोई लैपटॉप ना देते, आप इंस्टीट्यूट बनाते और बच्चों को तरबियत देते। तो ये हम कहते हैं हमेशा, देखें यूथ जो है ना, ये अपॉर्चुनिटी भी है, ये थ्रेट भी है। तो ये थ्रेट ना बनती, ये अपॉर्चुनिटी बनती। आपको लगता है कि यूथ इस वक्त थ्रेट बन चुकी है? मैं कहता हूँ कि जब रोज़गार नहीं मिलेगा, अगर यूथ को अगर रोज़गार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? तो आपको लाजमी तौर पे इनको रोज़गार देना है। अगर ये इनको रोज़गार हमने ना दिया, इनको हमने मौके ना दिए, आज हम 20 साल पीछे हैं IT में। आज कहाँ के कहाँ लोग पहुँच गए। आज हम 2-3 अरब डॉलर पे IT सेक्टर में काम कर रहे हैं। और फिर आज की जो आपने बात की कि आज हमारे सेक्टर को आपने पीछे धक्के देने शुरू किए हैं, जिसकी वजह से आज
60% से ज़्यादा लोग जो इन्वेस्टमेंट करते थे हमारे सेक्टर में इस मुल्क को छोड़ के जा चुके हैं। आप मजीद डराएंगे, ये मजीद डरेगी। एक वन ऑफ द रीजंस आप ये समझते हैं? एक रीज़न ये है, ठीक है। आप मजीद देखें, इसको डराएंगे, ये डरेगी। इन्वेस्टमेंट दुनिया में सबसे डरपोक होती है। ये चिड़िया से भी डरपोक। आप समझते हैं यहाँ से लोग भगाए गए हैं? भाग जाएंगे ना, भगाने की जरूरत नहीं है आपको, आप काम ना करने दें, भाग जाएंगे। दूसरी बात, आपने इंटरेस्ट रेट 22-23% रखा हुआ है। दुनिया का कौन सा शोबा है? 18 सेक्टर है मेरे मुल्क में, 18 के। ये पहली बार देखें, रियल इस्टेट पे जवाल और उरूज, ये हमने कई बार उरूज भी देखा, कई बार जवाल देखा। इस बार जो मुश्किल है, वो मुश्किल सबसे ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रेट की है। अगर आपको 22% 23% बैंक दे रहा है, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप किसी भी सेक्टर में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ कि सारे सेक्टर डाउन हैं, खाली रियल इस्टेट नहीं है। लेकिन ये कब तक डाउन होंगे? जब तक कि इसको आप इसको चेंज नहीं करेंगे, इस जो इंटरेस्ट रेट को आप डाउन नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि आपको इस मुश्किल से निकलना आसान होगा। ये दूसरा जो है डाउन होने का दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर एक थ्रेट है जो 7E के नाम पे हमें मिला। वो थ्रेट क्या है कि जब आप ये कहते हैं, देखें, टैक्स कलेक्ट करना अच्छी बात है, मेरा कोई मेंबर ऐसा नहीं है जो टैक्स नहीं देता, कोई मेंबर हमारा बन ही नहीं सकता। सबसे बड़ा मसला तो यही है कि टैक्स वसूली, टैक्स नेट, उस पे कितने सवालात और एतराज़ात। मैं इसी पे जवाब दे रहा हूँ। हमारा मेंबर बगैर टैक्स के तो हमारा मेंबर ही नहीं बन सकता जब तक NTN नंबर ना हो उसको। हमने खुद कहा FBR से, और 2 बार ये हो भी गया, कि आप फिक्स टैक्स रिजीम ले आएँ। मैं आज प्रोजेक्ट जो अप्रूवल होती है ना, उसके हिसाब से मेरे से टैक्स फिक्स कर लें, जो 2 बार फिक्स भी हो गया। और आप मुझसे 4 इंस्टॉलमेंट में, 2 इंस्टॉलमेंट में, आपको पता हो कि ये जो 1000 गज पे प्रोजेक्ट बना रहा है, इस पर इसको 5 करोड़ दे दें, तो मुझे कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे 4 इंस्टॉलमेंट में आप टैक्स की इंस्टॉलमेंट कर दें, मैं अभी पहली किस्त दे देता हूँ, और मेरा काम चले ना चले, मेरा प्रोजेक्ट बिके ना बिके, मैं आपको टैक्स दे दूँगा। तो हम तो 2 बार ये कोशिश कर चुके, लेकिन बुरी तरह नाकाम हो गए। अच्छा, तो आगे से क्या, जहां वापस ले जाता है, जिन प्लेटफॉर्म्स पे आप ये सारे अपने मुतालबात रखते हैं या सारी स्ट्रैटेजीज बयान करते हैं, तो आगे से जवाब क्या आता है? सुना नहीं जाता है, क्या होता है? देखिए, मैंने क्या बोला कि 2 बार तो हम कामयाब हो गए, हमने करा लिया। हमने, इससे आसान क्या होगा? जब मेरी अप्रूवल होती है, उस वक्त लिखा होता है उसमें कि कितना फुट की अप्रूवल है, पर फुट पे आप टैक्स लगा दें मुझे, आपको आसानी से टैक्स मिल जाएगा। आप कहते हैं कि जी ये हमारी समझ में नहीं आता कि हमें जो है ना, हमने आपके लिए आसान किया कि आपका जो रेवेन्यू लॉस, भाई लाइन लॉसेस होते हैं ना, आपकी बिजली चोरी होती है। अगर आपको कोई ख़रीदने वाला, आज आपको के इलेक्ट्रिक से कोई बंदा आए और के इलेक्ट्रिक से ये कहे कि आपका जो आपका अगर 1 बिलियन की कॉस्ट है इसकी प्रोडक्शन की, और मैं 1.5 बिलियन देता हूँ, आप मुझे दे दे, चाहे लॉस हो या चाहे नुकसान हो, तो इससे अच्छी डील बन सकती है कोई? आज के इलेक्ट्रिक कहता है मुझे नहीं मिला, मैं नुकसान में हूँ, तो मैं तो आपको प्रॉफिट के साथ बात कर रहा हूँ। तो मैंने तो आपको ये ऑफ़र की कि आप फिक्स टैक्स लगा दें हम पे, हम आपको साल का जो भी उसका प्रोजेक्ट वाइज में हम आपको टैक्स दे देते हैं। तो उससे क्या होगा? करप्शन बंद हो जाएगी। उसमें हम नाकाम हो गए। तो सर, बात चली थी IMF की शराइत को लेकर, रियल स्टेट सेक्टर पे वो बड़ा टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। ना सिर्फ ये, ताजिर बरादरी के लिए भी मुख्तलिफ वक्तों पे जब टैक्स लगाने की बात आती है तो बड़ी रेजिस्टेंस का मुजाहरा करते हैं। आपसे हुकूमत जब इस तरह की शराइत सामने आती हैं तो किसी किस्म की मशावरत होती है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी स्पीच में भी कहता हूँ, और हमारे आबाद का ये सेंस है कि टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले हुकूमत को। अच्छा। तो मुल्क चलेगा। ठीक है, हम अल्हम्दुलिल्लाह इन हालात में भी पाकिस्तान में हैं और यहीं काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क चले, मुल्क की इकनॉमी चले, लेकिन ये कब चलेगा? जब सारी चीज़ें ठीक चलेंगी। हमारा इतराज़ क्या है इस पर कि आप जो भी करने जा रहे हैं, आप हमें बिठाएं, आप हमसे सुने, हम आपको कन्विंस कर दें या आप हमें कन्विंस कर दें, हम आपके साथ चलेंगे। क्योंकि हमारे पास कोई, हमारा सियासी अज़ाइम नहीं है, ना हमारा सियासी एजेंडा है, ना हम किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ होते हैं, ना साथ होते हैं। हम हर उस हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं जो मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए काम करे। और नॉर्मली एक ये क्राइटेरिया है कि जो भी हुकूमत वक्त है हम उसको साथ देते हैं। मगर अगर कोई चीज़ गलत ट्रैक पे जा रही है, हम समझते हैं कि ये आप जो करने जा रहे हैं इससे नुकसान हो जाएगा। अगर मैं ये समझता हूँ कि आप जो प्लान कर रहे हैं उससे आपको 5,000 रुपये मिलेंगे,
हम जो आपको पॉलिसी देंगे उससे आपको 5 करोड़ मिलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर आपको हमारी बात से कन्विंस होना होगा। अगर आप जो करने जा रहे हैं उससे 5 करोड़ मिलेंगे और मैं जो कहने जा रहा हूँ उससे 5,000 मिलेंगे, तो मैं आपकी बात से कन्विंस हो जाऊंगा। लेकिन जहाँ पे मामला ही शर्तों और शराइत का हो तो वहाँ पे कैसे बात सुनी जी, उसमें मैं क्या समझता हूँ कि आपने खुद भी सुना है, मीडिया के चैनल पे ये रिपोर्ट हो रहा है मुसलसल कि जो IMF वाले हैं वो ये कहते हैं कि गरीबों को रिलीफ देना है और अमीरों को टैक्स करना है। इस पे तो हम सब एग्री हैं, मैं भी एग्री हूँ जी, इस बार तो उनका मेन हदफ ही है एग्जैक्टली। तो अगर हम समझते हैं कि इसी बात के समझने में अगर थोड़ा फ़र्क है और अगर हम समझते हैं कि हम कन्विंस कर सकते हैं इस बात को कि ये जो बात आप करने जा रहे हैं इसकी डायरेक्शन कुछ कहीं और जाके हिट कर रही है फिर गरीबों को, देखें आबाद के 90% लोग वो हैं जो वर्टिकल तामीरात करते हैं। ये 800 फुट, 1000 फुट, 1200 फुट का जो फ्लैट है ना, ये उन लोगों के लिए जो 4 साल 5 साल की इंस्टॉलमेंट में अपना घर ख्वाब देखते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन फिर भी उनको बरसों लग जाते हैं मिलते। ये देखें, ये इस पे अलग प्रोग्राम में आपके साथ नहीं, ये सवालात हैं मेरे, मैं चाहता हूँ कि हाँ नहीं मैं, लेकिन खैर अपनी बात मुकम्मल करें। इसका जवाब असल में मैं जो बरसों लगते हैं इसका जवाब दूंगा ना, तो एक लाइन का जवाब नहीं है, ठीक है, मैं उसका डिटेल से आपको जवाब दूंगा। ये आबाद आपको वक्त देंगे हाँ, ये आबाद है, ये हेडक्वार्टर है बिल्डरों का, और हम जवाब दें, हर बात के लिए आपके जवाब दें इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन जो हम बात करते हैं कि ये जो 800, 1000, 1200 फुट का जो मकान बनता है ना, ये लोग अपना ख्वाब खरीदते हैं हमसे, ये ड्रीम होता है उनका, ये अपनी पूरी ज़िंदगी की, आप समझे कि पूरी ज़िंदगी का हासिल एक घर होता है, ये अयाशी नहीं है, ये नीड है उसकी। ये जिम्मेदारी थी हुकूमत वक्त की कि अगर कोई बेघर जिसके पास छत नहीं है, उसको आइन कहता है कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी कि उसको छत फराम करे। आप नहीं कर सकते, माशी हालात आपके ऐसे नहीं हैं, आप इस सेक्टर को काम करने दें। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हम पे जो टैक्स लगाएंगे, ये सिंपल फार्मूला है कि ये पास ऑन हो जाएगा उस गरीब को। आप दो बातों, या तो ये कर लें कि आपने गरीब को टैक्स लगाना है, तो फिर मैं कन्विंस शायद उस टीम को नहीं कर सकूंगा, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि गरीब को टैक्स नहीं लगना है, तो मैं आपको कन्विंस कर लूँगा कि इस सेक्टर में आपको डिफाइन करनी होंगी लाइंस, आपको बॉर्डर बनानी होगी कि कराची या पाकिस्तान के जो भी शहर हैं उनके आउटस्कर्ट्स में जो भी प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं उसको 10 साल के लिए टैक्स एग्जेम्पशन दे दें, ताकि लोगों की कुव्वत खरीद में आ जाए, लोग घर खरीद सकें। हम देखें, हमारे में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो 4000 गज का स्विमिंग पूल वाला बंगला बनाता है, आप उसको टैक्स करें ना, हमने नहीं रोका। लेकिन ये 800 फुट के, 600 फुट के, 700 फुट के कंस्ट्रक्शन के नाम पे, बिल्डिंग के नाम पे, बिल्डर के नाम पे, देखें बिल्डर होना और कैटेगराइज होना टोटल डिफरेंट है। आप रक्शे को और ऑटो सेक्टर को कैसे मिला देंगे? ऑटो सेक्टर की हम बात करते हैं तो ऑटो सेक्टर में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन रक्शे वाला तो गरीब ही निकलेगा उसमें। अच्छा सर आसिफ, जब हम टैक्स नेट की बात करते हैं तो IMF मुसलसल ये भी अपनी शराइत में शामिल कर रहा है, जैसे ताजिर बरादरी का भी हमने जिक्र किया, बड़ी उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आती है। आप पे तो बाकायदा वो धंधे का इल्ज़ाम लगा देते हैं कि आप ना टैक्स पे करते हैं, और इस वक्त आपको उन्होंने ये अपने हदफ में रख लिया है कि आपको उन्होंने टैक्स नेट में लाना ही लाना। चलें, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हमको ये सरप्राइज़ है हमारे लिए कि आबाद का कोई मेंबर जो है नॉन टैक्स पेयर हो नहीं सकता है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। और हम सरप्राइज़ होते हैं जब कोई बात करता है। हम चाहते हैं कि वो हमें बुलाएं, कहीं हमसे पूछें कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है टैक्स में। हम चाहते हैं कि टैक्स मिले मुल्क को, हम चाहते हैं कि टैक्स कल्चर को फ़रोग मिले। हम चाहते हैं कि ये जो टैक्स के नाम पे जो वो पैसे जो ज़ाया हो जाते हैं आपके, जो आपके ख़जाने में नहीं पहुँचते, वो आपके ख़जाने में पहुँचे। रियल एस्टेट तो टैक्स ही पे नहीं करता, मैं यही कह रहा हूँ ना कि हम सरप्राइज़ हैं आपकी इस बात पे, और हम चाहते हैं कि वो हमें बुलाएं, ऑन एयर बुलाएं, हमें मीडिया के चैनल पे बुलाएं। और मैं आपको ये जब कह रहा हूँ कि कोई मेंबर, हमारा ये एक SOP है कि नॉन टैक्स पेयर हो ही नहीं सकता, कोई मेंबर ही नहीं बन सकता आबाद का। और क्या कंट्रीब्यूशन है वो मैंने दोनों पार्ट बता दिए। डायरेक्टली भी मैंने बताया कि जो रेमिटेंस आती है, आज हम इसी पे बात कर लेते हैं कि जो रेमिटेंस आती है ना, ये इसकी हम हमेशा कहते हैं कि 40% हमारे सेक्टर में आती है, जो रियल इस्टेट सेक्टर में आते हैं।
जो रिवाइवल के लिए आज बड़े जो इदारे हैं, जो पाकिस्तान के बड़े इदारे हैं, जो जैसे DHA की हम बात कर लें, वो खुद भी चूँकि उनका जो डेवलपमेंट के काम है वो होल्ड है सारे, तो रिवाइवल के लिए वो बात करते हैं, तो वो हमसे बात करते हैं। तो हम चाहते हैं कि उनकी ये सारी चीज़ें चलती रहें। कैसे चलेंगी? जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हम ये इत्मीनान दिलाएं कि ये जो पॉलिसीज़ हैं ये चलती रहेंगी। बहुत सिंपल है ये। टैक्स हम पे अगर कोई मज़ीद टैक्स लगाने की बात कर रहा है, तो मैंने आपको जैसे पहले कहा 800-1200 फुट की मकान बनते हैं आबाद के मेंबर, तो आपने पास ऑन उसी गरीब को करना है, तो आप फिर स्टेटमेंट आपको चेंज करना होगा कि गरीब को टैक्स करना है, अमीर को रिलीफ देना है। वरना तो जो आपका स्टेटमेंट है कि गरीब को रिलीफ देना है, अमीर को टैक्स करना है, तो फिर आपको हमारे तमाम शहरों के, पाकिस्तान के आउटस्कर्ट्स को 10 साल के लिए कम से कम टैक्स एग्जेम्पशन देना पड़ेगा। जैसा आपने कहा कि आप आने वाले बजट में आपसे किसी किस्म की हुकूमत ने मशावरत नहीं जी, कोई मशावरत नहीं की। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपके खिलाफ जा सकती है इस बजट में? देखिए, कोई भी चीज़ जाए ना, मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ से क्या होता है कि लोग काम बंद कर देंगे ना। मैं समझता हूँ कि हुकूमत के इतराफ़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो निगरान हुकूमत से उनके साथ चिमटे हुए हैं। उन्होंने आप वॉलंटरीली अप्रोच नहीं करेंगे? अगर कोई हम कर चुके हैं, हम लिख चुके हैं। और क्या रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं कह रहा हूं कि निगरान हुकूमत के टाइम से कुछ लोग ऐसे हैं जो चिपके हुए हैं उनके इतराफ़ में, जो इनको बता रहे हैं, गलत फीडबैक दे रहे हैं। मैं आपको हमेशा जब कहता हूं कि वो लोग हमारे सेक्टर पे बात करेंगे, यानी जिनका शोबा नहीं है, जब वो हमारे सेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, या वो बंदा जो अपने टारगेट को और अपनी नौकरी को या अपने ओहदे को या अपनी वजारत को पहले बचाने के चक्कर में हमको जो है कहता है कि जी टैक्स लगना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि जब तक जब मैं बहुत छोटा सा था तो कोई मुझे कहता था जानू जर्मन का ड्रामा कोई आता है यहाँ पे, तो मुझे ना, अब मैंने तो वो इतना नहीं देखा था टीवी में, लेकिन लाइव में रोज़ देखता हूँ ये। अच्छा, ये रोज़ तमाशा। जी सर। पिछले सेक्टर की बात करें, टैक्स से रिलेटेड हमने गुफ्तगू की और आपने ऑब्जेक्टिव भी बताया बात का, लेकिन एक और सवाल ये है कि जहाँ पे आप बात करें कि आप मिलियंस ऑफ पीपल को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका कहना है, और हम खैर ऑब्वियसली क्योंकि जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं ऑब्वियसली उसमें मजदूर तबका काम कर रहा है, लेकिन आबाद के जो मकसद की बात करते हैं, आम आदमी को बर्बाद करना है और बिल्डर्स को आबाद करना है, ऐसा चल नहीं सकता। हम अगर डिलीवर, बहुत सारी मिसालें हैं, मुझे देने की जरूरत भी नहीं है आपको, बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। हमने देखा है कि बड़ी पेचीदा मराहिल से ये गुजरना पड़ता है। क्यों? देखिए, मेरी बात सुने, हम जब से यहाँ पे भी हम लोगों ने, जैसे मेरा चार्ज है या मेरी टीम ने, इससे पहले हमारी टीम यहाँ पे है, हम बड़ी मुश्किल पेश आ रही है कि हमें लाइन ड्रॉ करना गलत और सही के दरमियान। अच्छा। हम मुसलसल उस दिन से लेके आज भी ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि गलत को गलत पे ले आएँ, राइट को राइट पे ले आएँ। हम आपको ऑफ़र करते हैं, आपके चैनल पे मैं ऑफ़र करता हूँ कि आपके पास जो भी जायज़, देखिए हमारा डोमाइन किस पे, हमारे मेंबर पे। यहाँ हर आदमी को, हर ठेकेदार को ना मैं बिल्डर कह सकता हूँ, ना हर आदमी को मैं अपनी टैरिफ में ले सकता हूँ। मेरा मेंबर, मैंने आपसे कहा ना, बिल्डर से स्पेसिफिकली बात कर, अब मैं उसी की बात करता हूँ। अगर मेरा मेंबर है, आबाद का वो मेंबर है, हमारे पास पूरा कंप्लेंट सेल है यहाँ पे, जो हर हफ्ते, जब से मैं आया मैंने उनसे कोशिश की कि मैंने उनसे कहा कि अगर महीने में 4 मीटिंग थी तो 8 कर दो। ठीक है। वजह ज़्यादा से ज़्यादा केस रिजॉल्व हों। कंप्लेंट सेल में कौन कंप्लेंट्स दर्ज करा सकता है? कोई भी आम शहरी। लेकिन फिर आपको नहीं लगता उसमें बड़ी शिकायत आती रहती है कि आप प्रॉम्प्ट रिस्पांस नहीं देते? हम, ऐसा मुमकिन नहीं, ये मैकेनिज्म है। अच्छा। उसको रिसीविंग मिलती है, उसको रिसीविंग मिलती है। टाइम टेकिंग काम क्या होता है कि उस पर्टिकुलर बंदे तक पहुंचना, उसको कॉल करना और उसको यहाँ उसके सामने ला के बिठाना। 80% फैसले जो है हम कर जाते हैं, 20% रुक जाते हैं, क्योंकि अगर आप में से 80% फैसले आप कहते हैं जी रिजॉल्व हो जाते हैं जी। हाँ, 20% जो हमारे रह जाते हैं। थोड़ा सा बताइए वो मसाइल किससे जुड़े हुए होते हैं? एक प्लॉटिंग नंबर या एक दो फाइल होना एक प्लॉट के, इसी तरह के मसाइल होते हैं? नहीं, मैं आपको देखें, हर टाइम का अलग मसला होता है। आज का मसला क्या है मैं आपको बता दूं। आज का मसला ये है कि बिल्डर कहता है कि मैंने बेचा था इसको 25 लाख रुपए का, अब बनता 40 लाख का, 50 लाख का, क्योंकि 150% महंगाई हो गई। तो वो यहाँ फंस जाता है, उसको रुकावट आ जाती है वहाँ पे, तो वो चाहता है कि मैं कुछ इन्हांस करूँ, और क्लाइंट कहता है कि मेरा तो इससे एग्रीमेंट है। तो उसमें हम हमारा आबाद का स्टेंस बता दें। हमारा आबाद का स्टेंस ये होता है कि हम कोशिश करते हैं कि अगर डिफ़ॉल्ट नहीं करता क्लाइंट, अगर क्लाइंट ने अकॉर्डिंगली जो शेड्यूल साइन किया वो पेमेंट दे रहा है, तो मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता, टीम हमारी कहती है
कि बिल्डर उसको इन्हांस ना करे। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट किया तो ये दुनिया में ये एक कॉमन नेचुरल ये बात है कि मैंने आज आपसे कोई चीज़ ली और आपको ऑन टाइम पैसे नहीं दिए और जब महंगी हो गई तो मैं लेने आ गया कि अब मुझे दे दो, तो ये नेचुरल बात नहीं है। वो फिर हम कहते हैं कि भाई जो डिफरेंस उसने पे किया है, जो महंगाई हुई है उसका डिफरेंस, यानी 30% आपने पैसे दिए, 70% आपको देने हैं, तो 30% पे वो कोई इन्हांस नहीं करेगा जो ऑन टाइम दिए हैं। 70% जो महंगा हो गया उसको आज के हिसाब से रेट से दे दो। तो ये एक जीनियन। फिर भी प्रॉपर्टी के यहाँ पे मसले बहुत मसाइल जो है बड़े पेचीदा। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, इस पे मुझसे खरीदने पे उसको इतना सोचना पड़ता है, फ्रॉड होता है। मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं, एक थोड़ा सा सवाल मुकम्मल कर लूं। यानी एक अगर किसी आम आदमी ने प्लॉट खरीद लिया, वो किसी और को भी बेचा हो गया होता है, फ्रॉड। फिर ये इन फ्रॉड से अवाम लाइन के पास तो सेल एग्रीमेंट होती है, हर चीज उसके पास, सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, गैस का बिल, बिजली का बिल, फिर कोई कुछ ना कुछ हो रहा है। देखिए मेरी बात सुने, गैस का बिल, बिजली का बिल हमारे लेवल पे इसलिए नहीं होता कि ये सारी चीज़ें बाद में जनरेट होती हैं उस वक्त जब सारी चीज़ें बिल्डर निकल चुका होता है। उससे पहले बिजली का बिल आता नहीं है उसके पास। अब आपको मैं सिंपल एक बात बताऊँ। देखें, मैंने आपसे बोला कि 2 तरह के लोग हैं, एक सही है, एक गलत है। ठीक है, मैं सही को एड्रेस कर सकता हूँ, जिसको मैं जानता हूँ, मेरा मेंबर है, उसका डेटा है, उसकी पूरी डिटेल है मेरे पास। मैं गलत को एड्रेस इसलिए नहीं कर सकता कि जब वो मेरे डेटा में ही नहीं है। एक बंदा कहीं पे स्कीम लॉन्च करता है, प्लॉट बेच के भाग जाता है, ये काम है उन इदारों का जो रेगुलेट करते हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम है, नैब का काम है कि वो इसको फोकस। हाँ, के भी काम और मेरी बात सुने, मैं अपनी मेरी रेंज क्या है, मेरी रेंज अपने मेंबर तक है। और यकीन करें कि मैं या हमारी टीम जब हम बात करते हैं आबाद की, हम उसको जब हमें लगता है कि कोई फैसला हमने दिया है वो नहीं मानता, हम उसको सस्पेंड कर देते हैं। वो काम करने के काबिल नहीं रहता शहर में, वो कर ही नहीं सकता शहर के अंदर काम। अच्छा। यहाँ पे बड़े बड़े नाम हैं जो इस तरह से जिनके मामलात हुए, अब वो आज इस काबिल नहीं है कि वो शहर में काम कर सकें। तो लाजमी आप सोचें कि नाराज़गियाँ भी होती होंगी हमारी। आप एक सहाफ़ी होने के नाते जब 4 सवाल करके जाते हैं तो उसको फ़ील होता होगा कि आपका सवाल सख्त था, तो आपके बारे में एक राय कायम करता है कि ये अच्छे नहीं है या अच्छे हैं, या ये चैनल अच्छा नहीं अच्छा है। तो आप सोचें कि मैं तो डायरेक्ट उसको हिट कर रहा हूँ, उसके मफाद पे हिट कर रहा हूँ डायरेक्ट जाके। तो मेरा हो गया, मेरी टीम का हो गया, ये सारे के सारे लोग फिर फेस करते हैं। तो हम, लेकिन हमारे बड़ों की क्या तरबियत है कि आपने जब ये सीट संभाली है ना, तो आप अल्लाह को जवाब दें। बिल्कुल ऐसा ही। आप हिंदू को भी जवाब देंगे, आप क्रिश्चियन को भी जवाब देंगे, आप सिख को भी जवाब देंगे, आप मुसलमान को भी। आप किसी में तफरीक नहीं करना यहाँ पे। नहीं, ये तो अच्छी बात है, आपका अकीदा है। ये तरबियत है हमारी। बहुत बढ़ते जा रहे हैं प्रॉपर्टी। मैंने कहा ना, देखें मैं आपसे इजाज़त दूंगी, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक यहाँ पे हमने लेनी है और फिर उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं प्रॉपर्टीज़ को लेके और रियल एस्टेट सेक्टर या फिर जो IMF की शराइत हैं। नाज़रीन, असीं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठंदासीं। ब्रेक खां पोइ बि आम माण्हू जॾहिं का प्रॉपर्टी ख़रीद करणु वञे थो या किथे इन्वेस्ट करे थो त वॾो सालनि जा साल लॻी वञनि था। बिल्डर्स उन्हनि खे ॿुधाइनि था त तव्हांखे 3 सालनि में हिन प्रोजेक्ट में तव्हांखे पंहिंजो फ्लैट मिली वेंदो, पर सालनि जा साल लॻी वञनि था। अहिड़ा खोड़ मिसाल मौजूदु आहिनि। तव्हां बि यकीनन शायदि उन शइ जो शिकार रहिया हूंदो। सो उहा बि असीं सर आसिफ खां उन कंफ्यूजन त ख़ैर न आहे, ऑब्वियसली सभु शइ मौजूदु आहे, उते ॻाल्हि करण जी कोशिशि कंदासीं, बट राइट आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, असीं मौजूद आहियूं सर आसिफ सां, जेके चेयरमैन आहिनि आबाद। ऐं ऑफ द रिकॉर्ड मूंखे ख़बर पई त आसिफ साहब खे सिंधी में ईंदी आहे, सिंधी बि तमामु घणी सुठी ॻाल्हाईंदा आहिनि। त तव्हां सां हाणे ही जेके सवाल आहिनि उहे मुंहिंजा सिंधी में हूंदा, छो त मूंखे पहिरीं ख़बर कोन हुई। सो अक्सर करे स्कीम्स ईंदियूं आहिनि, ठीकु आहे, बिल्डर्स चवंदा आहिनि त भई तव्हां इन्वेस्ट कयो, ऐं ज़ाहिर प्रॉपर्टी जे करे माण्हू पोइ इन्वेस्ट बि करणु शुरू कंदा आहिनि। बाद में ख़बर पवंदी आहे त जेकॾहिं 1000 गज़ जी लैंड आहे, उहा ओतिरी बि कोन हूंदी आहे। अहिड़े क़िस्म जा स्कैम्स हिन वक्त ताईं कॉमन लगा पे हैं, छो? बहुत अच्छा लगता है जब आप सिंधी में बात करते हैं, मगर मैं फ्रीक्वेंटली बात का जवाब मैं उर्दू में दूंगा तो मुझे, हाँ, तो मगर आप सवाल करें सिंधी में, बहुत अच्छी बात है। तो देखें, बात बहुत सिंपल है, आसान तरीका है। अच्छा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये भी हम जिस दुनिया में रहते हैं, NOC फॉर सेल बिल्डिंग सिंध में काम कर रहे हैं ना आप, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का दफ्तर सब जानते हैं। NOC फॉर सेल है, वो दिखा रहा है, उसको वेरिफिकेशन कर लें। NOC फॉर सेल है, वो फिर मेंबर भी होगा मेरा, फिर वो कहीं नहीं जाता। अब NOC फॉर सेल है ही नहीं उसके पास। आपको वो सरकारी ज़मीन बेच के चले जाए, सनद बेच के चले जाए, आपको बहुत सादा सी बात है, कोई ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है।
आप जहाँ भी सिंध के लोगों को मैं खासकर मैसेज करता हूँ, क्योंकि देखिए सादा पढ़े लिखे बेचारे इतने, जो सादा लोग उनमें से जो आते हैं उनके साथ ज़्यादा ये स्कैम हो जाता है, लेकिन जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको सबको पता है। सिंध पढ़े लिखे लोगों के साथ भी स्कैम्स हो रहे हैं, बड़ी ऑब्लिवियसनेस है ना, मतलब खबर चाह रहा है कौन तई कागज केड़ो आए किथे जमा कराना। इसका आसान तरीका बता दिया ना, कि उसका आसान तरीका ये है कि आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से चेक कर लें या आबाद के दफ्तर में सेक्रेटरी आबाद को एक लेटर लिख दें। सो आसिफ साहब, एक और अहम सवाल है कि जब ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे हुकूमतूं ऐं अदालतूं वॾा सवाल उथारींदियूं आहिनि ऐं पोइ उन्हनि खे किराए बि छॾींदियूं आहिनि, जीअं त नस्ला टावर हिकिड़ो वॾो मिसाल असांजे साम्हूं मौजूदु आहे। उन में त ख़ैर तव्हांजी पाण ॿुधायल में गिरफ़्तारी बि तव्हांजी असीं ॾिठी हुईसीं, विटनेस कई हुईसीं। उते आबाद जहिड़नि ऑर्गेनाइज़ेशन जी छा ज़िम्मेवारी अचे थी, उहे घणे भाङे ज़िम्मेवार हुजनि था? देखिए हम कोई इदारा तो नहीं है, ठीक है, हम कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन्फोर्समेंट एजेंसी तो नहीं है। हम तो ये जो सेक्टर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस पाकिस्तान में, जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट सेक्टर है। ठीक है। और हमारा ये मानना है, हम ये समझते थे कि इसमें तमाम एनओसीज उसके पास थी, जो बिल्डर था उस वक्त, और ये केस कोई ऐसा नहीं था कि जिस बिल्डर ने बनाया उसके हवाले से। ये तो 1954 से ये चला आ रहा था एक मैटर कि जी 300 गज़ ज़मीन जो है वो जो उसको एड की गई, अप्रोक्सीमेटली 300 गज़ के करीब थी, वो एड की गई जब शारा फैसल बन गया, जो ये एक रोड कटा, ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी रोड के दोनों तरफ थी, तो ये एक पहले एक्वायर की गई, फिर जो बच गई वो वापस सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को दी गई। होना ये था कि उसको फिर रिलीज़ हो जाना चाहिए था केएमसी में जाके, ये जिम्मेदारी थी सोसाइटी की। लेकिन फिर बहरहाल सोसाइटी ने इसको रेगुलाइज़ किया, उसको फिर बेचा गया, ज़मीन बिकी, फिर बिकी, कई आगे जाके एक बिल्डर उसको ख़रीदता है, तमाम जो एनओसीज़ हैं वो उसको लेता है, जो मुतालिका महकमे हैं उनसे वो पास कराते हैं, पास कराने के बाद एक बिल्डिंग बनाता है। बिल्डिंग बना के आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? हमारा ये मानना है कि कानून जो है ना, दुनिया में कोई भी इंसान की भलाई के लिए बनता है, इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कानून नहीं बनता। तो अगर कोई भी कानून आप बनाएंगे ना, और जिससे इंसान को नुकसान हो, तो या तो उसको ठीक होना चाहिए या उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसा कोई कानून मैं समझता हूँ होना नहीं चाहिए इंसानों के साथ जिससे अल्लाह की मखलूक को या इंसान को नुकसान पहुँचे। तो मैं समझता हूँ, आप नहीं समझते हैं कि बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि जी देखें, अभी बात ये है कि हायर कोर्ट्स होती हैं, और हम समझते हैं कि हर पाकिस्तानी होने के नाते हम सब की ज़िम्मेदारी कि हम उसका एहतराम करते हैं, और हमें करना भी चाहिए। और अव्वल तो हम कभी सब जुडिस जो भी इश्यूज़ होते हैं उस पर हम कोई बात या कमेंट नहीं करते। पर सर वो मसलो एडो वडो बणजी वियो जो आखिर एडे वडे टावर के ही किरायो वियो। मैं कह रहा हूँ ना कि हमको ये सोचना होगा कि हम बहैसियत कौम कहाँ जा रहे हैं, हम कौन सा ऐसा कानून है जो इंसान को नुकसान पहुंचा। मैंने बड़े कम अल्फाज में ये बात बोली कि दुनिया में कोई भी कानून इंसान की भलाई के लिए बनता है, इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए। आबाद की जिम्मेवारी क्या हुई? आबाद की देखें, आबाद की कोई ऐसी सच ये नहीं है कि मामला ही पुराना हो। नहीं, मैं तो मामला पुराना हो या नया, हम तो खड़े होते हैं, हम ही खड़े हुए। हमने बड़ी मेहनत की उस ऑन साइट जाके, बड़े हमने जो है ना कोशिश की कि हम हुक्मरानों तक ये बात पहुंचाएं कि ऐसा मुमकिन नहीं। अगर आप समझते हैं कि कोई इरेगुलरिटी उसमें हुई है तो उसको रेगुलाइज कर दें, उसको कोई जुर्माना कर दें। जैसे इस्लामाबाद में बड़े बड़े टावर्स जो है वो रेगुलाइज किए गए, जैसे बनी गाला को रेगुलाइज किया गया, तो ये भी तो आपके पाकिस्तानी NIC कार्ड वाले शहरी थे, ये कोई आपके कोई दुश्मन तो नहीं थे, ये भी तो आपके मुल्क के लोग थे, ये भी तो आपके सूबे के लोग थे। इनको आपको क्यों नहीं आपने ऑन किया, इन लोगों को क्यों नहीं आपने इन लोगों को रिलीफ दिया? और एट द एंड नुकसान किसका हुआ? उस अलॉटी का, जो बेचारा अपनी पूरी ज़िंदगी की, मैं कहता हूँ ना, ये जो घर जो होता है ना, हम हमेशा कहते हैं कि हम ख्वाब दिखाते नहीं, हम बनाते हैं। नस्ला टावर के किराया गलत गाले, मैं समझता, देखिए मैं गलत गिराया या सही गिराया ये कोर्ट बेहतर जानती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके और भी रास्ते थे। इन में जेके तव्हां कोशिश कयूं उन में बाकायदा तौर पे नाकाम थी वियो? जी, हम बिल्कुल नाकाम हो गए। हिन वक्त छा स्टेटस है नस्ला टावर जे? अभी आखिरी एक वर्डिक आया उसका कि कोर्ट ने, जी हाँ, अभी ये ऑर्डर तो यही था कि इसको कोर्ट की तहवील में लेके ऑक्शन करेंगे और अलॉटीज को पैसे दे देंगे, जो जिनकी ये सिलसिला जारी है।
जी अभी रिसेंटली जी या? हो अब जाके हुआ है, एक रिसेंटली ऑर्डर हुआ है कि जिसमें जो है उन्होंने कहा है कि इसको ऑक्शन के लिए जो है ना बाकायदा उसका ऐलान कर दिया है उन्होंने। और कुछ दिनों में शायद ये ऑक्शन हो जाएगा और जो भी उसकी रकम आएगी तो जो भी अलॉटीज हैं उसमें तकसीम हो जाए। अच्छा ठीक है। एक और हिकिड़ो सवाल आहे, कॉमन आहे, असां खोड़ अड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कंदा आहियूं, किस्तूं भरींदा रहंदा आहियूं, पर जिते असांखे 5 साल ॿुधाया वेंदा आहिनि उते 10 साल लॻी वञनि था, कारण छा आहिनि? देखिए ये थोड़ा सा मसला डिफ़िकल्ट है। अच्छा। इसमें गलत लोग भी हैं, इसमें सही लोग भी हैं। इसमें आम आवाम को उनखे रिस्पॉन्सिबल ठाहियो था? मैं नहीं, दोनों हैं। अच्छा, आवाम भी रिस्पॉन्सिबल है इन ॻाल्हि में? ओ, वो कीअं? देखिए एक प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, ठीक है, फिर वो बुकिंग शुरू हो जाती है, फिर वो बनना शुरू होता है। बुकिंग ऑन टाइम चलती रहती है, ये ऑन टाइम बनता रहता है। लेकिन 3-4 फैक्टर इसके ऐसे हैं जो मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपको बताता हूँ। हालात अगर कहीं ख़राब हो जाते हैं ना तो उनकी वैल्यू प्रॉपर्टी की होल्ड हो जाती है। जब वैल्यू होल्ड होती है तो लोग भी क्या करते हैं, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं, मैंने कहा ना कि कुछ तो ऐसे जो ख्वाब खरीदते हैं। ये जो ख्वाब खरीदते हैं ना, ये अलग दुनिया है, उनका तो मैं किसी से मुकाबला नहीं कर सकता। ज़्यादातर वही नहीं, मैंने आपको, देखें आप भले असेसमेंट करें ज़्यादा या कम, लेकिन मैं आपको कैटेगराइज कर रहा हूँ लोगों को कि ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी हैं, ठीक है। ये जो ख्वाब खरीदते हैं ना, इनको तो आप बात ही ना करें, उनका तो वाकई ड्रीम होता है कि उनको तो समझो दुनिया उनकी यही होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो कुछ पैसे मिलेंगे तो हम आगे सेल कर देंगे। उन लोगों में ज़्यादातर हमने ऐसे लोग देखे हैं जो इंस्टॉलमेंट रोक देते हैं। जब आप इंस्टॉलमेंट रोकते हैं तो प्रोजेक्ट जो है उसकी प्रोग्रेस रुकती है। जब प्रोग्रेस रुकती है तो जो सबसे बड़ा जो डैमेज होता है ना, वो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाना होता है। यानी जो काम आज हो जाना था, आज से 1 साल बाद करूँगा, तो वो उस रेट में नहीं होता, महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें मुतासिर। यानी आपको मैं यूँ कह दूँ कि 12 मंजिल का एक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर के 2 मंजिलों की इंस्टॉलमेंट तो आ रही हैं, लेकिन नीचे के 10 फ्लोर की इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही। तो वो जो 2 मंजिलों की आखिरी वाला जो इंस्टॉलमेंट दे रहा है, वो तो आपसे ये कह रहा है कि मैं तो टाइम पे पैसे दे रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ परसेप्शन तो आपके खिलाफ बनी हुई है। मैं आप में यही बात कर रहा हूँ ना। मैंने आपसे कहा ना कि मुश्किल, ये सवाल का ऐसा जवाब है कि थोड़ा मुश्किल हमें होती है इसका जवाब देना। आवाम तो ये चवंदी आहे त भाई असां त पैसा ॾियूं था, पर उन्हनि चयो आहे त हू भाग मैं ये मैंने तो एडी कॉमन परसेप्शन आहे जो हाणे माण्हू डिजन था इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करन। जी मैं आपको देखें इसका बताता हूँ। मैंने आपसे क्या कहा कि इसमें उमूमन जो चीज़ें होती है ना, हम जिस मुल्क में, जिस शहर में हम रहते हैं ना, यहाँ कभी भी कोई चीज़ स्टेबल नहीं है। कभी हालात ख़राब हो जाते हैं, कभी विक्टिमाइज हो जाता है, कोई पॉलिटिसाइज चीज़ें हो जाती हैं, कभी हुकूमत चेंज हो जाती है, और कभी डॉलर 120 रुपये से 300 रुपये पे चले जाता है। तो आप सोचें कि 120-150 रुपये का डॉलर जब 335 रुपये चले जाएगा, तो वो सरिया जो उसको 1,18,000 का मिलता था, वो 3 लाख रुपये में मिलना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखें, ये कोई सिंगल फैक्टर नहीं है, ये सारी चीज़ें मिलके मुतासिर करती हैं। और मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं सही लोगों के लिए बता रहा हूँ, मैं किसी गलत, जिसने जानबूझ के डिले किया। तव्हां एम्फसाइज हिकिड़ी ॻाल्हि ते कयो त जेके माण्हू आहिनि उहे किस्तूं न भरींदा आहिनि, इंस्टॉलमेंट्स न ॾींदा आहिनि, उनजे नतीजे में इहो सभु थींदो आहे। बाक़ी नहीं दोनों है। मैंने गवर्नमेंट जो न हुजण, हालात इते तव्हां जनरलाइज कयो था, मैंने तबके के डिफेंड कयो पिया। नहीं मेरा जिम्मेदारी है, चेयरमैन बाप की हैसियत होती है, ये मेरा ख़ानदान है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनको डिफेंड करूँगा। लेकिन मैं आपको 2-3 चीज़ें ये भी बता दूँ। 3 चीज़ें देखें, एक हालात आप भी गवाएं, सारा पूरा हम जितने लोग हैं सब गवाएं कि हालात कभी भी ख़राब हो जाएं। 2009, 10, 11, 12, 13 हमारे वो आउटस्कर्ट्स नो गो एरियाज़ बन गए। हमारे गार्डों को, हम तो FC के गार्ड देते थे, उनको भी मार देते थे, भत्ता खुलेआम चलता था, गोली वोली तो कोई मैटर ही नहीं था, इससे आगे की बातें थी। जब भी हम ट्रेवल करते, नो गो एरिया का सिग्नल अगर हम किसी के लिंक में तो आ जाता कि जी रेड जोन। बात सिंपल ये कि देखें, वो एक टाइम गुजरा हमारे सेक्टर, हालात बदले ना। मैं मेरी बात सुने, मैं इत्तेफाक की बात है कि मैं 7 साल एंटी इंक्रोचमेंट लॉ एंड ऑर्डर चलाया आबाद का। मैं तमाम आपके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के राब्ते में रहा 7 साल उनमें, और उस मुश्किल वक्त में भी मैं इस सेक्टर का हेड था, इसमें इस भत्ते वाले मामलात में, ठीक है। मैं आपको इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूँ
कि 4-5 साल वो गुजरे जो मुश्किल तरीन थे सबके लिए, तो वहाँ सारी चीज़ें मुतासिर हुई। फिर 14 से काम शुरू हुआ दोबारा इस सेक्टर में। 14 से जो काम शुरू हुआ वो फिर उसने शूट किया इस सेक्टर ने, और लोगों के चेहरों पे मैंने मुस्कुराहट भी देखी, खुशियाँ भी देखी। जिसकी 25 लाख की चीज़ थी 1 करोड़ की हो गई, जिसकी 1 करोड़ की, आप देख रहे 14 के बाद जो 14 में आपकी वैल्यू थी और आज वैल्यू फ़र्क थी। तो वो फिर जब सब अच्छा होता है ना तो सब अच्छा चलता है। मैं आपको 3 फैक्टर में बता देता हूँ कि जो डिले के हैं। एक हालात होते हैं जिसमें बंदा चाहता है कि कर दे लेकिन बेचारा फंस जाता है मजबूरन। एक महंगाई अचानक बढ़ जाती है, और जो अभी हुआ, अभी पिछले 2 साल से हमारे साथ यही हुआ कि इतनी महंगाई बढ़ गई कि यहाँ पे मेरे पास हमारे मेंबर की एप्लीकेशनें आ रही हैं, बाकायदा लिख के भेज रहे हैं कि कोई रास्ता हमें दें, कोई एग्ज़िट हमें दें, कोई हमें ऐसा रास्ता दें कि हम ये रिवाइज करें प्राइसेस, इसलिए कि मैंने अगर 50 लाख में बेचा है तो मैं इसको बनाने जा रहा हूँ तो 80 लाख का बन रहा है, तो मैं या तो भाग जाऊँ या उसको पैसे वापस दे दूँ या इसको बंद करके मैं बैठ जाऊँ। अच्छा। तो ये भाग जाऊँ से मुराद बंद कर दूँ मैं इसको, ये रुक जाए प्रोजेक्ट। तो वो हमसे पूछते हैं कि कोई आप हमें रास्ता दें। आप यकीन करें कि मैं आपको पहले सेशन में मैंने आपको ब्रेक से पहले आपको बताया कि हम यही कहते हैं कि अगर उसने अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आपको पेमेंट दी और दे रहा है तो आप बढ़ाना नहीं, भले आपका नुकसान हो जाए। अच्छा जी, ये बड़ी मैं और क्या बात करूँगा, क्योंकि देखिए ये ज़िंदगी है, कभी नुकसान भी है कभी नफ़ा भी। लेकिन अगर उसने डिफ़ॉल्ट किया है, बात हमेशा पूरी करनी चाहिए। अगर उसने डिफ़ॉल्ट किया है, वो आपको देता नहीं था, आज महंगाई हो गई, लाजमी कीमतें, नए रेट, जो नई बुकिंग आ रही है, महंगी आ रही है, वो ये देख के चाह रहा है कि मेरा वो 4 साल पहले वाला फ्लैट मुझे आप कंटिन्यू कर दो, मैंने तो उस वक्त दे दिया था, बाकी के पैसे जो हैं वो आप ले लो। जो ज़्यादा प्रेशर हम पे, हमारे मेंबरों पे ये बदमाशी का आता है, और इसके लिए आपको कंसेक्यूटिवली पे करना होता है, इंस्टॉलमेंट्स देनी होती हैं। उनको वो नहीं देते, 2 साल 3 साल नहीं दी। अब अचानक से एक फ़ोन आया मेरे मेंबर को, जिसका भी फ़ोन आया, लाजमी कोई ना कोई इन्फ्लुएंस करने वाला बंदा होता है, आप देंगे नहीं देंगे तो ये होगा, अच्छा उधर से आ रहा है, आप देंगे नहीं देंगे तो ये होगा, आप, तो ये भी तो हम फेस करते हैं ना, इसी शहर में फेस करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, एक आखिरी सवाल है क्योंकि वक्त भी हमारे पास कम है। लाहौर ऐं कराची जे प्रॉपर्टी रेट्स में एतिरो फ़र्क़ु छो आहे? जिते लाहौर जे सुठे इलाइक़े में 80 गज़ में सुठो फ्लैट सुठे इलाइक़े में मिली सघे थो सही रेट में, हिते त 80 गज़ जो फ्लैट भी एतिरी क़ीमत में न अचे। अच्छा, ये गज़ वाला जो है ना, ये फ्लैट गज़ में मिलते नहीं है हमें। अच्छा, ओके, थैंक यू फॉर द करेक्शन। हाँ, फ्लैट फुट में तो मिल सकता है। 80 गज पे बना हुआ मकान होता है उनके पास। लाहौर में वर्टिकल चले मकानों को लेते, लेकिन प्रॉपर्टी रेट्स में इतना डिफरेंस जी जी मैं बताता हूँ। आम आदमी प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता। हाँ, देखिए मेरी बात सुने। हाँ, लाहौर, हम पंजाब की बात कर लेते हैं, इन जनरल बात करते हैं। पंजाब में वर्टिकल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लोग ऊपर नहीं जाते, ये हॉरिजॉन्टल जाते हैं, ये फैलते हैं। और पंजाब में ये एक है कि हमें ज़मीन का मकान मिलना चाहिए, तो ये एक उनका कॉन्सेप्ट है। तो जब ये ऊपर नहीं जाना उसको, तो उसका स्ट्रक्चर इतना महंगा नहीं है, ठीक है, वो बहुत सस्ता। मैं आप सिंध में मैं बात कर लेता हूँ, आपके गांव की किसी की बात कर लेता हूँ कि एक 80 गज का छोटा सा मकान 2 कमरे बनाओगे कितने में बन जाएगा? 10 लाख 12 लाख रुपए में। तो मेरा ये मानना है कि वो फिर उस डिज़ाइन पे वो डिज़ाइन होता है। हम जब वर्टिकल में जाते हैं वो टोटल डिफरेंट क्राइटेरिया, वो सिस्मिक डिज़ाइन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं अर्थक्वेक रेसिस्टेंस प्रोजेक्ट, जिसको सिस्मिक डिज़ाइन किया जाता है, उसकी जो अर्थक्वेक बेल्ट है उसको फॉलो किया जाता है। तो स्ट्रक्चर की कॉस्ट है यहाँ पे, और स्ट्रक्चर जितना महंगा होता जा रहा है आज, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का आप फर्क कह रहे हैं। हाँ देखिए मेरी बात सुनिए, स्ट्रक्चर क्यों महंगा हुआ? सरिया और सीमेंट महंगी हो गई। अच्छा, ये 2 चीज़ें। और फिर आपको जो 13,000 रुपये का आज से 4 साल पहले, 5 साल 6 साल पहले अगर 13,000 14,000 या 17,000 का जो एक डंपर आता था रेत का या क्रश का, अगर 20,000 का आता था, आज वो 80,000 रुपये का, 70,000 रुपये का है। तो इसका स्ट्रक्चर महंगा हो गया बेसिकली। तो आप ये कोई, मतलब मैंने कहा ना कि आपको भी मैं अभी पूरे इसकी फिगर्स दे सकता हूँ कि क्या वजह है महंगाई की और क्या वजह है। आपने लाहौर की जो एग्जांपल दी, तो लाहौर, आप आज लाहौर को छोड़ दें ना, आप अपने सखर में बना लें, नवाबशाह में बना लें, कोई गोट में आप बना लें, तो आपको कोई इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, क्योंकि उसका डिज़ाइन सिस्मिक डिज़ाइन नहीं है। लेकिन मैंने उसको शहरों की वजह से कंपेयर किया। हाँ, शहरों में देखिए मेरी बात सुने, लाहौर में कोठियाँ बनती हैं। अब कोठियों का जो है ना, कोई भी वो बहरहाल रेट्स तो बड़े ऊपर चले गए ना, आम आदमी
खरीदने वक्त इसका जवाब देता हूं। देखिए कंस्ट्रक्शन रेट चाहे लाहौर हो, जैसे आप ख्वाबों की बात करें, कितने माण्हू पूरो करे अच्छा ठीक है, हाँ ये बात तो बड़ी फैक्ट है यार कि अब तो ख्वाब भी ख्वाब ही रह गया। तो रेट्स इसके ऊपर नीचे नहीं हो सकते, कभी इसके ना जी सके भाई। मेरी बात सुने, इसका पता है क्या है, दुनिया में ना अभी स्टेट बैंक वाले आए थे, वो बड़ी तकरीर कर दी मैंने उनके सामने। लोग स्टेट बैंक के सामने थोड़ा सा कहते हैं कि हमने तकरीर ये की, हमने कहा सर आप दुनिया का किसी भी मुल्क का डेटा उठा लें ना, आप यूरोप का उठा लें, यूएसए का उठा लें, तो वहाँ पे एक परसेंटेज है सब्सिडाइज करने की हाउसिंग लोन को, कि आप अगर घर लेते हैं ना तो वहाँ पे एक फार्मूला उन्होंने तय किया हुआ है। इसका जवाब ढूंढना आपसे मैं आज कह रहा हूँ कि जाके गूगल पे ढूंढना ये जवाब। ये कहते हैं कि इतने % पे इसको लोन दे दो कि जितने में रेंटल इनकम पे ये रीपे कर सके हमें। क्या कहते हैं फार्मूला? आप उसको इतना कि रेंटल पे कर दे, इतना मार्कअप चार्ज करो इसकी लोन पे, ठीक है, कि ये रेंटल से ही पे कर दे हमें, मार्कअप और उसका जो एक्चुअल उसने जो बोरो किया है लोन। थोड़ी तजादी बात हो गई है। हाँ, मैं आपको मतलब बता देता हूँ, दोनों को मिला के बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने कर्ज लिया है $1,00,000, ठीक है। अब आप अगर कर्ज ना लेते और जिस घर में आप रेंट में रहते हैं उसमें आप $1,500 दे रहे हैं मंथली रेंट, तो वो 1,00,000 पे एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, वो $1,500 ही आपने उसको मंथली देना है और आपका ये पे हो जाएगा टोटल लोन। ये क्यों देते हैं? ये सब्सिडाइज करते हैं ताकि लोग अपने घरों की तरफ जाएं, लोगों को घर मिले। आप यहाँ पे उल्टा देख रहे हैं सारी चीज़ों को। आप हमें ये समझ रहे हैं कि ये कोई 4, 6, 50 हज़ार 50 लोग या हम 1400-1500 मेंबर हैं कि ये वो लोग हैं जो अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं। भाई आपका मुल्क 1 करोड़ से ज़्यादा घरों की शॉर्टेज में खड़ा हुआ है। आप इसको नॉर्मल शॉर्टेज पे खड़े जी शॉर्टेज है घरों की, आप जाने दें। अगर आप नहीं जाने देंगे तो ये चीज़ें रुकती रहेंगी। आपका जो ये ड्रीम वाली बात थी ये ड्रीम ही रह जाएगी। कहाँ से लोग फिल्टर, आज बिजली का बिल नहीं भर सकता, सेविंग कहाँ से? इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे माहौल साजगार नहीं है, साजगार ना है। छो तो जी दुबई लीक्स जी असीं ॻाल्हि करे वठूं था तो उते $11 बिलियन जी इन्वेस्टमेंट पाकिस्ताननि कई आहे ऐं काफ़ी इलीट तबको उते इन्वेस्ट करे पियो। हितां इलीट तबको तव्हां सम्झो पिया त ॿाहिरनि मुल्कनि जी बनिस्बत हिते बि ओतिरो करे तो जेतिरो इनफ आहे? देखिए ये तो जवाब अच्छा है ना कि ये मैं जो अभी इतनी देर से बात कर रहा था ये उसी का जवाब है ना कि आप अगर टफ टाइम दोगे इस सेक्टर को तो लोग चले जाएंगे ना। आप लोगों को बुलाओ, आप इनको नहीं, ये जो चले गए इनको नहीं बल्कि और लोगों को भी कहो आओ हमारे सेक्टर में, माहौल साजगार हो जाए। देखिए 42 अरब डॉलर अगर आते हैं ना तो उसमें से तकरीबन 18 अरब डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे सेक्टर में रिमिटेंस भेजते हैं। आपको पता है ये बात? अगर आप नहीं मानोगे ये बात, ना मानो, आप हमारी हैसियत नहीं मानते हो ना मानो, फिर हम तरक्की करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुख्तलिफ फैक्टर से तव्हां सां ॻाल्हि ॿोल थी। सर असां सां गॾु मौजूदु हुया चेयरमैन आबाद सर आसिफ समसम। उन्हनि सां मुख्तलिफ फैक्टर्स खे वठी करे जेके आम माण्हू जा सवाल हुजनि था प्रोजेक्ट्स खे वठी करे, इंस्टॉलमेंट सिधो सर्जन जो चवणु आहे त भई माण्हू इंस्टॉलमेंट न कंदा त उन्हनि खे कीअं मिलंदो, वरी थोरी देरि में हू बंदि करे छॾींदा आहिनि। बहरहाल इन्हनि सभिनी जेके कंफ्यूजन्स हुजनि थियूं उन्हनि जा हुननि जवाब ई ॾिना। पोइ हाणे हू हुननि खे पूरो राइट आहे, पंहिंजे सेक्टर खे डिफेंड बि करे सघनि था। पर ख़ैर असांजी जेका ज़िम्मेवारी हुई असीं बि पूरी कईसीं, हुननि जी जेका हुई शायदि हुननि बि पूरी करे छॾिया। सो बहरहाल असांखे ॾींदा इजाज़त, तव्हां सां मुलाक़ात थींदी ईंदड़ हफ़्ते। पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़।